गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है आपकी बुक फर्स्ट की आपकी 4th यूनिट चल रही है, जो है आपके पास में डी एवं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें हमने कल पहले तो हमने इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि कैसे आपके पास में आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, कहाँ पे उनकी प्रोडक्ट टेबल में स्थिति क्या है। फिर हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि आपका जो डी ब्लॉक तत्व है, इन्हें हम संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। दूसरी चीज हमने इसमें परिवर्ती संयोजकता के बारे में भी पढ़ा था आपने। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होता है आपके पास में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये इनके जो उपकक्ष होते हैं डी एवं एस, अगर इनमें से एक अपूर्ण हो या दोनों ही अपूर्ण हो तो इन्हें क्या कहते हैं, हम संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन जैसे हमने इसमें कुछ अपवाद भी देखे थे, जैसे आपका जिंक हो गया या आपके पास में कैडमियम Hg हो गया, तो ये क्या है आपके पास में इनमें D और S उपकक्ष क्या होते हैं, पूरे पूर्ण होते हैं, जिन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो कहते हैं, लेकिन हम इन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। फिर हमने इसमें परिवर्ती संयोजकता के बारे में पढ़ा था कि परिवर्ती संयोजकता क्या होती है, किसे कहते हैं। तो आपने पढ़ा परिवर्ती संयोजकता में कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके आपके पास में S एवं आपका जो D उपकक्ष होता है ये अपूर्ण होते हैं, या दूसरी तरह से हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें क्या होता है भाई, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें आपके पास में क्या होते हैं, जो संक्रमण होते हैं, है ना, संक्रमण होते हैं, तो उनके D एवं S उपकक्ष क्या होगा, खाली होगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके पास में, इनकी आपकी संयोजकता क्या होती है, भिन्न भिन्न यौगिकों के साथ में अलग अलग क्या करती है, प्रदर्शित करती है। जैसे आपने क्या देखा होगा, जैसे मैंने आपको एक फेरस ऑक्साइड बताया और एक क्या बताया, फेरिक ऑक्साइड बताया, ठीक है, या क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस क्या बताया था मैं, क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, अगर याद आ रहा होगा तो क्या था, एक में FeO था, एक में Fe2O3 था, है ना। पहला वाला था फेरस ऑक्साइड में संयोजकता कितनी थी, आयरन की 2 थी। दूसरा वाला क्या था, फेरिक ऑक्साइड में कितनी संयोजकता थी, 3 थी आपके पास में, है ना। इसी तरीके से कॉपर में एक संयोजकता, दूसरे वाले में क्यूप्रिक में 2 संयोजकता, है ना। तो ये क्या था आपके पास में, परिवर्ती। लेकिन आपका जो जिंक हो गया, Hg हो गया, इनमें परिवर्ती संयोजकता नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि ये संक्रमण तत्व नहीं है। आज हम इसमें पढ़ेंगे आपके पास में क्या आपके कुछ क्या है, डी ब्लॉक तत्व के कुछ गुणों के बारे में, है ना। जैसे आपको याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा है, मैंने आपको जब बताया था आपको पास में संक्रमण तत्व के गुण क्या होते हैं, तो पहले तो इनका क्या क्या है, ये क्या होते हैं आपके पास में, परिवर्ती संयोजकता होती है इनमें, संयोजकता। ठीक है, दूसरे इनके हम पढ़ेंगे क्वथनांक और गलनांक के बारे में, कि इनके क्वथनांक और गलनांक उच्च क्यों होते हैं, क्वथनांक एवं गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। ठीक है, क्या हो गया आपके पास में, BP बॉइलिंग पॉइंट एंड MP मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर। ठीक है, इनके गुण के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकीय गुण के बारे में, चुंबकीय गुण, कि जैसे आपके पास में अनुचुंबकीय हो गया, प्रतिचुंबकीय हो गया, है ना, डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बारे में। ठीक है, फिर इनके रंगीन आयन के बारे में पढ़ेंगे, रंगीन आयन के बारे में, कि कौन से एलिमेंट्स आपके रंगीन होते हैं, कौन से रंगहीन होते हैं, रीजन क्या है रंगीन होने का। ठीक है, फिर हम इनके जटिल संकुल, ठीक है, संकुल या आप क्या बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स संकुल, या आप क्या लिख लो यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स आयन। क्लियर, ये हम इसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो परिवर्ती संयोजकता हमने कर लिया कंप्लीट। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे चुंबकीय गुण, गलनांक, क्वथनांक और कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, रंगीन आयन का हम देखते हैं, अगर हो सकता है आज की क्लास में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कल की क्लास में। ठीक है, वरना हम इतना सब कुछ आज पढ़ लेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हुए पहले हम इसमें देखते हैं कि क्या कारण है संक्रमण तत्व आपके क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, जबकि जो जिंक, कैडमियम और Hg मरकरी है, ये क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो रीजन तो आपको पता है, एक ही रीजन है ना।
तो पहले तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को लिख लेना है। दूसरी चीज आपने लिखना है यहाँ पे चुंबकीय गुण में लिखना, ठीक है। क्या लिखोगे आप, चुंबकीय गुण, ठीक है, मैग्नेटिक नेचर, इंग्लिश में भी लिख लेना। ठीक है, मैग्नेटिक नेचर, ठीक है भाई। चलो, तो ये होते हैं आपके पास में दो प्रकार के, ठीक। पहले आपने समझ लेना है क्या, पहले आप इसमें समझो कि आपका जो डी उपकक्ष होता है ना, जो आपका क्या होता है डी उपकक्ष, 1 2 3 4, डी उपकक्ष पता है आपको किस प्रकार से हम इनको भरते हैं, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। ये इतना भर लिया, ठीक। दूसरा मैंने एक और एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, क्या लिया मैंने यहाँ पे 1 2 3 4, ये ऐसे आया आपके पास में, ठीक है। ये दो एग्जांपल, एक में आप देखोगे आपके पास में क्या है, एक में अगर आप आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या है यहाँ पे आपके पास में, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या आपके पास में है ना, यहाँ पे आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। धीरे धीरे बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पूरे फिल हो रखे हैं, तो ये क्या है आपके पास में, युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन। ये क्या है आपके पास में, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास में जो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होते हैं अनुचुंबकीय। क्या होते हैं आपके पास में, जो अयुग्मित है, देखो अ है ना, अ से याद रखना, अ है तो क्या आ जाएगा अयुग्मित, ऐसे इस प्रकार से आप देखो, आपने तो याद करना है ना, तो किसी भी प्रकार से आप याद कर लो, है ना। अयुग्मित मतलब अनुचुंबकीय, ठीक है। इसमें लिख देना आप, ये क्या बनेगा आपके पास में, ये क्या होंगे आपके पास में अनुचुंबकीय, कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उनमें क्या पाया जाएगा, कौन सा, अनुचुंबकीय गुण पाया जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना, ये क्या हो जाएगा आपके पास में अनुचुंबकीय, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पैरामैग्नेटिक। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और जो युग्मित इलेक्ट्रॉन जिस आपके पास में एलिमेंट्स में पाया जाएगा, जिन तत्वों में पाया जाएगा, वो क्या होगा आपके पास में, उसे बोलेंगे हम प्रतिचुंबकीय, ठीक है। कौन सा गुण पाया जाएगा उसमें, प्रतिचुंबकीय गुण पाया जाएगा, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, या हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये इसे बोलते हैं डायमैग्नेटिक, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, डायमैग्नेटिक। क्लियर हो गई बात, ठीक है, ठीक है भाई, समझ गए। चुंबकीय गुण है कि अगर आपके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, ठीक है भाई। और अगर आपके पास में क्या है, युग्मित सॉरी, हाँ, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो रखे हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास में, प्रतिचुंबकीय कहलाएगा, नहीं सॉरी, क्या कौन सा गुण पाया जाएगा आपके पास में, प्रतिचुंबकीय उसमें गुण पाया जाएगा। क्लियर हो गई बात, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम इनका देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे आप टेबल बना लो, ठीक है, या आप क्या लिख लो, यहाँ पे आपने लिखने एलिमेंट्स, तत्व, क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे एलिमेंट, सुंदर सुंदर राइटिंग में आप लिख लेना, ठीक है, एलिमेंट्स ले लिया, ठीक। यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में पहले उसमें आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, या आप लिख देना इलेक्ट्रॉन
कक्षक में इलेक्ट्रॉन, कक्षा मत लिखिए, कक्षक में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर। फिर आप इधर लिख देना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और लास्ट वाले में लिख लेना गुण, ठीक है, लास्ट वाले में आप लिख देना प्रॉपर्टी, कौन सा है, गुण। जिसको हिंदी में लिखना होगा हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में लिखना होगा इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये बना दो आप सुंदर सुंदर टेबल, ठीक है भाई। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले आप इसको पूरा अच्छे तरीके से बना लो इस टेबल को। ठीक है, ये ऐसे कुछ इस प्रकार से आप टेबल बना देना ये वाली, ठीक है भाई। साथ साथ बनाते जाओ, कोशिश करो, जल्दी बनेगी, ठीक है। पहले उसमें क्या डाल देना, एलिमेंट्स, तत्व डाल देना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल हो गया आपके पास में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फिर गुण, गुण कौन सा आएगा, चुंबकीय गुण, ठीक है, कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। चुंबकीय गुण लिख देना इसको, इसको आप लिख देना यहाँ पे चुंबकीय गुण, इसको लिख देना आप चुंबकीय गुण, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे लिख देना आप चुंबकीय गुण, ये लो, ठीक है भाई। इतनी बात आई समझ में, चलो भरते इसको। पहला हम एग्जांपल ले रहे हैं स्कैंडियम का, ठीक है। तो आपको पता है कितना होता है 21, और यहाँ पे क्या लिख दोगे Sc, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करो, लास्ट में कितना आ रहा था आपके पास में, याद करो भाई, कितना आ रहा था 4s2 और 3d1 आ रहा था, क्या आ रहा था आपके पास में 4s2 3d1। इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल भरो, तो यहाँ पे पहले s का भरो, ये फुल हो जाएगा, फिल हो जाएगा, ये भर दो आप, फिर किसका, दूसरा इसका डी का, तो 1 2 3, यह आ जाएगा आपके पास में 1 2 3, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये अच्छी तरीके से सुंदर सुंदर राइटिंग में बना लेना इसको, ठीक है। अब इनको भरना शुरू करो, ठीक है। कितना है डी में, डी में कितने हैं आपके पास में, केवल एक ही है, तो एक ही भरो भाई, एक ही भरो, है ना। अब यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास में, केवल एक ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास में, केवल एक ही, यहाँ पे आपके पास में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपने पढ़ा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा आपके पास में, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, अनुचुंबकीय होगा, क्या होगा आपके पास में, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, या आप क्या लिख देना यहाँ पे पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है भाई। इतनी बात आई समझ में। एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे क्रोमियम का, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं 24Cr, ठीक है, 24C और R क्रोमियम का। तो इसका क्या होता है आपके पास में, ये होता है आपका 4s2 नहीं 4s1, है ना। कितना होता है 4s1 3d5, 3d5 भरो इसको भी कुछ इस प्रकार से आप, वन टू थ्री आ जाएगा आपका 1 2 3 4, ठीक है। कितने हैं यहाँ पे आपके पास में, एस में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। डी में कितने हैं आपके पास में 5 है, तो किस प्रकार से आप सिंपल सिंपल भर दो भाई पांचों को,
पांचों को आप भर दो, है ना। अब यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 6। तो ये भी क्या कहलाएगा आपके पास में, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम आयरन का 26, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा Fe, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आएगा आपका 4s2 3d, कितना आ जाएगा भाई 6, है ना। भरो इसको, इसको भी भरो, कितना आएगा 1 2, ये आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में 1 2, एस हो गया एस ऑर्बिटल, और यहाँ पे ये भरो आप डी का 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक 6, है ना। अब यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4, है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 4, और यहाँ पे ये भी क्या कहलाएगा आपका पैरामैग्नेटिक, ये भी क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या होगा आपके पास में, अनुचुंबकीय होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम जिंक का, है ना। जिंक का एग्जांपल देख लेते हैं हम। जिंक क्या है आपके पास में 30, और यहाँ पे Zn, तो आपको पता है जिंक का कितना होता है 4s2 3d10, तो आप भरो इनको, ये कितना आ जाएगा, दोनों इसमें फुल हो जाएंगे, दोनों ही क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपके पास में फुल हो जाएंगे भाई। तो 1 2 3 4, तो ये आपके पास में ये दोनों ही क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपका, इसको भरो भाई 1 2 3 4 5, रूल के अकॉर्डिंग भरो। तो फिर यहाँ पे 6 7 6 7 6 7 8, ठीक है, कितना आ रहा है यहाँ पे, और ये 6 7 8 9 10, क्लियर। अब यहाँ पे देखो एस भी भर गया आपका डी भी, यहाँ पे आपके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो भाई कितने हैं, 0 है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या होगा आपके पास में, प्रतिचुंबकीय, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका, प्रतिचुंबकीय होगा, डायमैग्नेटिक, क्लियर। बस इतना तो है इसमें। अगर आपके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक, अगर आपके पास में क्या होगा, युग्मित होगा, ठीक है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास में कितने हैं, 0 है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है। पेयर्ड सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर में है, ठीक है। तो वो क्या होगा आपके पास में, डायमैग्नेटिक। टेबल का प्रॉपर से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, क्लियर, ठीक है। ये है, अतः स्पष्ट है पढ़ लिया हमने कि सभी संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये कारण ठीक है, क्या कारण क्या है, ये क्या कहलाता है आपके पास में, ये आपका क्या करते हैं, अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जबकि आपके पास में जिंक हो गया, कैडमियम और Hg मरकरी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं आपके पास में, प्रति चुंबकीय या डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ गए आप, ठीक है, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आगे देखते हैं। फिर इतना ही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, हल्का था, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कारण है कि संक्रमण तत्वों के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि ये आपके पास में ये 3 हो गए सॉरी, जिंक, कैडमियम और Hg, इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो कम होते हैं। रीजन पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से। संक्रमण तत्वों के गलनांक क्वथनांक उच्च इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें प्रबल धात्विक बंध पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है इनमें, प्रबल धात्विक, ठीक है, मेटलिक जो बॉन्ड है ये इनमें पाया जाता है। इन धात्विक बंधों की प्रबलता परमाणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। किस पे करती है निर्भर, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे निर्भर करती है, ठीक है। संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। जबकि आपके पास में जिंक, कैडमियम और Hg में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इनमें प्रबल धात्विक बंध नहीं पाया जाता, ठीक है। इनमें क्या नहीं पाया जाता, आपके पास में प्रबल धात्विक बंध नहीं पाया जाता, इसीलिए इनका जो गलनांक और क्वथनांक है वो क्या होता है, निम्न प्राय होता है, ठीक है। एक हम यहाँ पे इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई।
ये हो जाएगा यहाँ पे आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे लिख देना आपका 21, 22, 20, ये एटॉमिक नंबर है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और तो हम कहाँ तक चलेंगे, 30 तक चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपके पास में क्रोमियम, और ये धीरे 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 क्या होता जाएगा, ये गिरता जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे गिरता जाएगा, मतलब ये गलनांक और क्वथनांक क्या हो रहा है, आपका घट रहा है, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास में ये घटता चला जाएगा इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पे आपके पास में कौन सा एलिमेंट्स है, ये है आपके पास में क्रोमियम, यहाँ पे क्या है आपके पास में क्रोमियम, क्लियर हो गई बात, ठीक है। फिर आगे आपके पास में मैग्नीज Mn, फिर आगे आपके पास में Fe आयरन, फिर आगे आपके पास में CO, फिर आगे आपके पास में निकिल Ni, ठीक है। फिर आगे आपके पास में 29 में कॉपर, और यहाँ पे 30 में क्या आ जाएगा आपके पास में जिंक Zn, क्लियर। तो आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 29, यहाँ 29 की जगह वो लिख देना, क्या लिखो गया, क्या होता है भाई, ये आएगा आपका कॉपर, कॉपर, क्लियर, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको कि जैसे जैसे हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे एलिमेंट्स कहाँ से जा रहे हैं, अयुग्मित, मतलब युग्मित से सॉरी अयुग्मित से किधर की तरफ जा रहे हैं, युग्मित, वैसे वैसे उनका जो गलनांक और कथनांक है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। यहाँ देखो ये क्या किधर से जा रहे हैं, ये अयुग्मित से किधर की तरफ जा रहे हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देना आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से किधर की तरफ जा रहे हैं, ये आपके पास में युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन, क्लियर हो गई बात, ठीक है। बस इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये ग्राफ भी बना लेना, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी पार्ट भी लिख देना, बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है। आता है ना ग्राफ, और आपके पास में बहुत, जब आप थ्योरी भी लिखते हो और उसका ग्राफ भी बनाते हो तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। ज्यादा क्या होता है यहाँ पे, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो रीजन पता चल गया आपको कि आपके पास में क्या होते हैं, जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो उनमें क्या पाया जाएगा, धात्विक बंध धात्विक बंध पाया जाता है, जिस वजह से उनका जो गलनांक और कथनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है, उच्च होता है। जबकि आपके पास में जिंक वगैरह और जो आपके पास में Hg कैडमियम हो गया, इनमें क्या पाया जाता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिस वजह से इनमें धात्विक बंध भी नहीं पाया जाता, इसीलिए इनका जो गलनांक और कथनांक है ये क्या होता है, प्राय निम्न होता है, कम होता है, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया आपके पास में करीकरण एंथैल्पी, है ना। थोड़ा सा आपको पहली बार एंथैल्पी आपने सुनी होगी 10th 11th क्लास में, तो आपने सुनी होगी अच्छे तरीके से, है ना। लेकिन यहाँ पे एक शब्द आया है आपके पास में करीकरण, ठीक है। पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है यहाँ पे आपके पास में, कि किसी पदार्थ की संगठित परमाणुओं द्वारा बने अणु को उसके विलगित परमाणुओं में विभक्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, आपके पास में कणीकरण, कणीकरण कहलाती है, ठीक है। तो एक बार में पढ़ने से बिल्कुल नहीं आता ये टंग में, है ना। तो इसको समझते हैं कैसे क्या है यहाँ पे आपके पास में, कि आपका क्या है, कोई एलिमेंट से कोई यौगिक है, कुछ इस प्रकार से उसकी संरचना है ना, कोई धातु है इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे ये आगे भी चलता रहेगा, ये है ना। कुछ इस प्रकार से आपके पास में क्या है, धातु अणुओं के रूप में, ये क्या है आपके पास में जो एलिमेंट्स है, जो धातु है, ये किसके रूप में, अणु के रूप में। तो यहाँ पे लिख देना धातु अणु के रूप में, ठीक है। धातु किसके रूप में, यहाँ पे अणु के रूप में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। क्या है कि किसी प्रकार के किसी पदार्थ, ठीक है, या मैं आपके पास में क्या हो गया, मैटर हो,
मैटर हो गया, ठीक है। कि संगठित परमाणु, ये आपके पास में क्या है, संगठित परमाणु है ये वाले, ठीक है, के द्वारा बने अणु को उसके विलगित, विलगित मतलब अलग अलग, पृथक कर दिया। यहाँ पे क्या करा, इन अणुओं को क्या कर दिया, पृथक कर दिया, ठीक है, इनको क्या कर दिया, पृथक कर दिया, अलग अलग। कुछ इस प्रकार से ये क्या हो गया आपके पास में, अलग अलग हो गए, पृथक हो गई, ये विभक्त हो गई है ना। पृथक या विभक्त करने की जो क्रिया हो गई, ये इसको क्या बोलते हैं हम, कणीकरण क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस तत्व को कणीकरण एंथैल्पी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देना, यहाँ पे क्या है आपके पास में, इसको आप लिख देना, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे, कणीकरण एंथैल्पी, है ना। यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, कणीकरण और ऊर्जा, एनर्जी, ये लिख देना। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और ये लिख देना आप विलगित परमाणु, ठीक है, क्या है, किस रूप में हुई है, विलगित परमाणु, विलगित परमाणु, ठीक है। क्या लिखोगे, विलगित परमाणु में क्या हो गए आपके पास में, ये विभक्त हो गए। समझ गए कितना इजी है ना, इजी है ना। डायग्राम के थ्रू तो बहुत मजे से आता है, अच्छे से आता है समझ में। क्या है कि क्या करा हमने, धातु का आपके पास में जो संगठित रूप था उसको हमने क्या कर दिया, पृथक कर दिया, विभक्त कर दिया, अलग अलग कर दिया विलगित परमाणुओं के रूप में। तो इसे क्या कहते हैं, कणीकरण कहते हैं। और इसमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई उसे हम क्या बोलते हैं, कणीकरण एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई उसको हम क्या बोलते हैं, उस तत्व की कणीकरण एंथैल्पी कहते हैं, कणीकरण है, ठीक है। आगे अतः स्पष्ट है कि संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे इसको क्या लिख देना, ये इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इनमें प्रबल धात्विक बंध पाया जाता है जिन्हें वियोजित करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए संक्रमण तत्वों की, इसीलिए आपके पास में संक्रमण तत्वों की कणीकरण एंथैल्पी भी क्या होती है, उसका जो मान होता है वो भी उच्च होता है, ठीक है। जबकि आपका जो जिंक, कैडमियम और क्या हो गया Hg के लिए ये निम्न होता है, ठीक है। देखो अब आपने गलनांक और क्वथनांक भी देख लिया, दोनों में भी सेम है ना। है क्या इसमें कि इनमें क्या पाया जाता है आपके पास में, धात्विक बंध पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है यहाँ पे, धात्विक बंध पाया जाता है। क्लियर हो गई बात। इसीलिए इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है, इनको पृथक करने के लिए अति आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसीलिए इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो क्या होता है, प्राय उच्च होता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी है आपके पास में कणीकरण एंथैल्पी। पहले क्या है कि क्या करा आपके पास में, संगठित रूप में आपका अणु था, परमाणु था या आपका पदार्थ था, उसको हमने क्या कर दिया, पृथक कर दिया, विलगित बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया, या विलगित परमाणुओं में उनको पृथक कर दिया, विभक्त कर दिया, ठीक है। तो उसे हम कणीकरण कहते हैं। और जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई उसे हम क्या कहते हैं, कणीकरण एंथैल्पी कहते हैं। क्लियर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको कभी, हाँ आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या है आपके पास में, आगे है क्या कारण है कि डी ब्लॉक तत्व जटिल आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। रीजन बताइए कि क्या है कि जो आपके पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये क्या, इनमें क्या होता है आपके पास में, ये जटिल आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। तो देख पढ़ते हैं इसको कि डी ब्लॉक तत्व प्राय जटिल यौगिकों को बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसका कारण यह है कि डी ब्लॉक तत्वों के बाह्यतम कक्षा में क्या होते हैं आपके पास में, डी कक्षक पाए जाते हैं, जिसके कारण ये विभिन्न यौगिकों के साथ संयोग करके एक जटिल प्रकार के उपसंयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। डी ब्लॉक तत्वों की कक्षीय प्रसार के कारण ये धातु लिगेंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये धातु लिगेंड बनाने की क्षमता क्या होती है, इनमें पाई जाती है, जिससे ये क्या बनाते हैं आपके पास में, जटिल यौगिक बनाते हैं। अब देखो आपने इतना कुछ पढ़ लिया है, हर उसमें आपको केवल एक ही चीज मिल रही है। आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है कि जो आपके डी ब्लॉक या संक्रमण तत्व होते हैं, इनमें क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। हर जगह पे आपको यही दिख रहा है। तो अगर आपको बाई चांस आप भूल भी गए, आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने अगर क्लास को रोज ज्वाइन करा है और जब मैं पढ़ा रही हूँ आपका ध्यान केवल पढ़ने में है, लाइव चैट में फालतू की बकवास करने में नहीं है, तो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये बात जरूर रहेगी कि आपका जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, ये संक्रमण तत्व होते हैं,
क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अगर आपको पेपर में आपने नहीं पढ़ा, छूट गया, आपका कुछ कारण हो गए, तो आपको कुछ भी याद ना रहा, तो आप ये लिख के आ जाना। क्लियर हो गई बात? ऐसे नहीं कि आप हर उसमें यही लिख के आ रहे हो। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या पूछा गया उसी तरीके से उसका क्या देना, आंसर देना। क्लियर हो गई बात? ये ये कब कर पाओगे आप? जब आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा, है ना, तब आप उसके बारे में लिख सकते हो। अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैंने इसमें लिखना क्या है। और तब कोई गाना लिख के आ जाता है, कोई कुछ लिख के आ जाता है ना, कोई किसी ने कोई क्या लिख देते हैं अभी, क्या एक लिखते हैं कि हाँ, ऐसी कुछ था कि पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, और बैल हमारा बाप है, और नंबर नहीं दिया तो पाप है ना, ऐसा कुछ सुना है आपने? तब ऐसे लिख के आ जाते हैं बच्चे, जो उन्होंने खुद नहीं पढ़ा होता है तब लिखते हैं वो। जब मतलब क्या हो जाता है, बहुत से बच्चे ना, जैसे उन्होंने पढ़ा नहीं है ना, और उन्हें गाना भी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने गाने वगैरह भी नहीं सुने, तो वो लिखते हैं गाय हमारी माता है ना, हमको कुछ नहीं आता है, बैल हमारा बाप है, और नंबर नहीं दिया तो पाप है। ठीक है, तो ये यही लिख के आ जाते हैं जब उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। इसीलिए आपने क्लास को रोज पढ़ना है, ज्वाइन करना है। जब आप किसी चीज के बारे में सुनोगे, है ना, तो तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो बात रहती है, और तब आप जैसे ही आपने पेपर में बैठे, तो आप आराम से बड़ी मजे से उसको लिख सकते हो, उसके बारे में लिख सकते हो। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये समझ गए आप? ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने एग्जाम्पल दिया, देखते हैं यहाँ पे आयरन का। ठीक है, किसका एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे? आयरन का। तो आपका जो आयरन होता है वो साइनाइड से कुछ इस प्रकार से जुड़ा होता है आपके पास में। ठीक है, ये आपका पास में कुछ इस प्रकार से आपका ये जुड़ा होता है, CN 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 CN, और यहाँ पे भी आपके पास में CN। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में ये क्या हो गया? पोटेशियम K4। ठीक है, ये आपका क्या बना देता है? यहाँ पे जटिल आयन बना देता है। ठीक है, कब बनाता है? क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है आपके पास में? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। क्लियर हो गई बात? जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए गए तो इन्होंने क्या करा? इसने साइनाइड के साथ में क्रिया करके फिर पोटेशियम के साथ में, ठीक है, तो ये क्या बनाया आपके पास में? क्या बनाया भाई? इसने बनाया आपका जटिल आयन। ठीक है, इसका नाम आपने मुझे बताना है। ठीक है, जटिल आयन, इसका नाम बता देना भाई, क्या नाम है इसका? इसका नाम आप मुझे कमेंट में बता देना जरूर। ठीक है, कि आपके इस जटिल आयन का नाम क्या है। जिसने बता दिया उसका नाम बोर्ड में लिया जाएगा, लिखा जाएगा भाई, बड़े बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा जाएगा उसका नाम। ठीक है भाई, ढूंढ वैसे तो आपने गूगल में सर्च कर ही लिया होगा अब तक ना, है ना, कर लेते ना हम, बिल्कुल ठीक है भाई, अच्छी बात है। चलो देखते हैं। ठीक है, समझ गए मैं आ गई आपको बात? तो एक बार हम फटाफट से क्या कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं। ठीक, देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। कॉम्प्लेक्स वाले भी हमने पढ़ लिया है, यहाँ पे चुंबकीय गुण भी पढ़ लिया, क्वथनांक और गलनांक भी पढ़ लिया, परिवर्ती केवल हमारा ये वाला बच गया, ये हम कल की क्लास में देखते हैं, रंगीन आयन। ठीक है, चलो, तो समझ गए आप कि आपके पास में चुंबकीय गुण दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एक होता है अनुचुंबकीय, एक होता है आपके पास में प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो आपका प्रतिचुंबकीय होता है, ठीक है, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसको हम डायमैग्नेटिक भी बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे क्या था आपके पास में? ये हमने कुछ एग्जांपल देखे थे। यहाँ पे एलिमेंट्स थे आपके पास में, स्कैंडियम, क्रोमियम, आयरन था आपका, जिंक था। तो यहाँ पे अगर आपके पास में अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन है, देन उन्हें हम क्या कहते हैं? हम उन्हें क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय। देखो याद रखना कैसे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो क्या होगा? अ से अनुचुंबकीय, है ना, और युग्मित इलेक्ट्रॉन तो प्रतिचुंबकीय। एक याद रख लेना, दूसरा आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास में अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी तो क्या कहलाएगा आपके पास में? डायमैग्नेटिक, या क्या कहलाएगा? प्रतिचुंबकीय आपका ये इसमें गुण प्रदर्शित होगा। क्लियर? ठीक है, ये भी वही लिखा है यहाँ पे आपके पास में। चलो, हाँ, यहाँ पे एक और चीज याद रखना है अपने, केवल ये 3 एलिमेंट्स याद रखना है। जिंक, कैडमियम हो गया आपके पास में, और दूसरा क्या हो गया आपका? Hg। ठीक है, इसका जो होता है आपके पास में 30 होता है, ये होता है आपके पास में 48 एटॉमिक नंबर, ये होता है आपके पास में 80। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको पता होगा कि इनमें क्या पाया जाता है। क्या होता है भाई? इनमें इनमें S और जो आपका D उपकक्ष होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके पास में? पूर्ण होते हैं। S एवं D उपकक्ष पूर्ण होते हैं, पूर्ण होते हैं।
एस एवं डी उपकक्ष उपकक्षक पूर्ण होते, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा ये क्या होता है आपके पास में 4s2, ठीक है, 3d10 है ना। ये होता है आपके पास में 5s2, 4d10। इसी तरीके से ये होता है आपके पास में 6s2, ठीक है, 6, ये होता है आपके पास में 7s2। इसका देख लेना, ठीक है, इसका मैं कंफर्म नहीं हूँ। 6d10, ठीक है। या तो यहाँ पे अगर आपके पास में यहाँ पे 6s2 होगा तो 5d10 आ जाएगा, ठीक है। इसको देख लेना आप मरकरी का कितना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास में ये क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। अच्छे तरीके से इसको रट लेना, याद कर लेना, समझ लेना। एक बार ये आपके पास में इसका देख लेना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्टार मार्क कर लिया मैंने, ठीक है। इसको देख लेना कितना होता है इसके बाद। क्लियर हो गई बात? अच्छे से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना भाई, समझ लेना। क्लियर? ये आपके पास में ये तीनों ही बार बार पूछे जाएंगे आपको, ठीक है, कि क्या कारण है कि संक्रमण तत्व ये है ये नहीं है, इस प्रकार से, जबकि ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है। तो गलनांक और थनांक में आपको पता चल गया क्या होता है आपके पास में जो संक्रमण तत्व होते हैं इनमें धात्विक बंध पाया जाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, है ना। इसीलिए इनका जो गलनांक और क्वथनांक है वो उच्च होता है। जबकि आपके पास में जो जिंक हो गया, कैडमियम, HG, इनमें इलेक्ट्रॉन न होने के, अनप्योर इलेक्ट्रॉन न होने के कारण इनमें धात्विक बंध नहीं पाया जाता। इसीलिए क्या है इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो क्या होता है, प्राय कम होता है, ठीक। यहाँ पे करीकरण एंथैल्पी भी पढ़ लिया आपने। क्या होता है आपके पास में कि आपका क्या होता है संगठित रूप में आपके पास में पदार्थ होता है, इसको हम क्या कर देते हैं, विघटित कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, करीकरण कहते हैं। और जितनी ऊर्जा की यहाँ पे आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, करीकरण एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। स्पष्ट है कि संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इनमें प्रबल धात्विक, ये आ गया देखो, धात्विक बंध दोबारा आ गया, पाया जाता है। इसीलिए इनको वियोजित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। इसलिए संक्रमण तत्वों की जो करीकरण एंथैल्पी है का मान भी क्या होता है, उच्च होता है। जबकि आपके पास में जो जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और HG, इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसीलिए इनका जो मान होता है करीकरण एंथैल्पी का वो क्या होता है, प्राय निम्न होता है। क्लियर? ठीक है। क्या कारण है कि ये जटिल यौगिक बनाते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, अनप्योर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना, रट लेना, समझ गए आप, ठीक है। जो जो मैंने आपको बताया है एक बार अच्छे से इनको देख लेना, रिवाइज कर लेना भाई, ठीक है। ज्यादा टफ तो है नहीं इसमें, बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं। मतलब इस चैप्टर में ना आप अगर आपने रोज क्लास ज्वाइन करी, प्रैक्टिस में रहे, रिवीजन में रहे, तो दिक्कत कहीं पे नहीं आएगी। और अगर आपने क्लास को रोज रेगुलर नियमित रूप से, ठीक है, नहीं पढ़ा, ईमानदारी से आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, तो आपको क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, ठीक है। पेपर में आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ये इतना इजी चैप्टर भी नहीं है कि आपने अपने मन से लिख के आ गए। बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो ये थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल पार्ट था, इजी सा, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, है ना। केवल इसमें थ्योरी थी, हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं था इसमें। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। अच्छे से रिवीजन कर लेना भाई, धन्यवाद, ठीक है।